हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो क्लास लगातार अभी तक चली आई है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 2 क्लासेस हो चुकी हैं कंटिन्यू। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो शैल चित्र मिले हैं या जो पुराने जो चीज़ें मिली हुई हैं पाषाणकालीन, महापाषाणकालीन, तो इन चीज़ों में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर है दोस्तों, ग्वारखा गुफा और किमरी गांव आदि शैलाश्रय पुरास्थल स्थित हैं। तो जो ग्वारखा गुफा है और किमनी गांव है दोस्तों, ये कहाँ है? ये चमोली जिले के अंतर्गत है दोस्तों। कहाँ पे है? चमोली जिले के अंतर्गत है ग्वारखा गुफा और किमनी गांव, ठीक है। और ये शैलाश्रय पुरास्थल के तौर पे जाने जाते हैं चमोली जिले में। अगला है दोस्तों, फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त मानव चित्रों की आकृति किस प्रकार है? तो दोस्तों, जो फल सीमा है अल्मोड़ा में, फल सीमा कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर जो है, जो मानव चित्रों की प्रकृति है वो किस प्रकार की है? वह है, एक तो योग करते हो और नृत्य मुद्रा की, ठीक है। योग और नृत्य दोनों मुद्राओं की यहाँ पर आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों, नौलाग्राम कहाँ है? नौलाग्राम दोस्तों अल्मोड़ा में है। इसके अलावा मोनहिर अल्मोड़ा में है, नौगांव भी अल्मोड़ा में है। इसके अलावा मुनिया की ढाई, ठीक है दोस्तों, मुनिया की ढाई ये भी अल्मोड़ा में है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देवीधुरा का है, चंपा में है, चंपावत में। इसके अलावा गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। इसके अलावा जो ये महापाषाणकालीन साक्ष्य हैं दोस्तों, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका मलारी है चमोली में। और पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी गढ़वाल में है। और जसकोट ये आदि स्थल जो हैं दोस्तों, यहाँ पर महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो महापाषाणकालीन साक्ष्य किन जगहों से प्राप्त हुए, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अल्मोड़ा में नौलाग्राम में प्राप्त हुए महापाषाणकालीन साक्ष्य। इसके अलावा मेनहिर में प्राप्त हुए हैं, नौगांव में प्राप्त हुए हैं, मुनिया की ढाई में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा चंपावत में देवीधुरा में है, चमोली में गोपेश्वर में है, चमोली के मलारी गांव में भी है, और उसके अलावा पौड़ी के पश्चिमी नयार घाटी में, और वो जसकोट, ठीक है। इन स्थलों पर महापाषाणकालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें पिथौरागढ़ के अंतर्गत वनकोट में जो धातुकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, वो कहाँ कहाँ हुए हैं? जैसे पिथौरागढ़ के वनकोट में हुए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ के नैनी पातल में है। इसके अलावा हरिद्वार के बहादुराबाद में है, ठीक है। ये धातुकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान समझें। महापाषाणकालीन जहाँ पत्थर का यूज हुआ था, और उसके बाद जो है धातुकालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ के वनकोट और नैनी पातल में। इसके अलावा हरिद्वार के बहादुराबाद में। इसके अलावा चमोली और अल्मोड़ा आदि स्थलों में जो है धातुकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किन किन स्थलों से 8 व 5 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है? तो दोस्तों, ये जो है पिथौरागढ़ में 8 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और जबकि नैनी पातल पिथौरागढ़ से दोस्तों ये जो है 5 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत हैं। बनकोट में 8 और उसके अलावा नैनी पातल से 5, दोनों जो है पिथौरागढ़ के अंतर्गत है और मानव आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा किन पुरास्थल से लौह उपकरण या कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुखौटा मिला है? ये मिला है दोस्तों मलारी गांव चमोली से, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मलारी गांव कहाँ है, तो पहली बात तो ये चमोली में है। और ऐसा कौन सा गांव है जहाँ से जो है लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? जैसे कांसे का कटोरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मलारी गांव। मानव कंकाल वो सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है, तो वो भी हो जाएगा मलारी गांव चमोली से, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? जैसे पौराणिक ग्रंथ हैं, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत जो आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, ये क्या हैं? यहाँ पर इतिहास को जानने का मुख्य क्या है? तो पौराणिक जो ग्रंथ हैं उन्हीं के द्वारा उत्तराखंड के इतिहास को जाना जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के आदि इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या है? पौराणिक ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की थी।
अब ये कहाँ की थी भाई? वेद व्यास के द्वारा 6 लाख संहिताओं की रचना की गई उत्तराखंड के अंतर्गत। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना? तो वेद व्यास जी ने जो 6 लाख संहिताओं की रचना की थी दोस्तों, वो की थी बद्रिका आश्रम में। कहाँ की थी? बद्रिका आश्रम में की थी 6 लाख संहिताओं की रचना। ओके, किसने की थी दोस्तों? ये वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे पहले जो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, वह है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे बड़ा जो है वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख मिला हुआ है। तो ये हमारे सारे उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र हैं या कोई भी धार्मिक क्षेत्र हैं, इनका उल्लेख इसमें मिला हुआ है, ऋग्वेद के अंतर्गत मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेदों ने गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा गया है, तो वेदों में जो गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है दोस्तों? तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि एक तो हेमवत इसको कहा गया है, देवभूमि भी कहा गया है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि के नाम से भी इसको कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो वेदों ने गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा है? एक तो इसको हेमवत कहा है, देवभूमि कहा है, और मनुष्यों की पूर्ण भूमि के नाम से भी इन्होंने इसको जाना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? अब कौन सा जो है ग्रंथ है जिसके अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? वह है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों क्या किया गया है कि गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु के शब्द प्रयुक्त किया गया है। उत्तर कुरु नाम के से भी इसको जाना जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण को। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका पता चलता है कि गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, इसके अलावा स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्कंद पुराण है दोस्तों, उसमें उत्तराखंड को सर्वाधिक चर्चा की गई स्कंद पुराण के अंतर्गत। ठीक है, अब स्कंद पुराण में जब इसकी चर्चा है तो इसको किस नाम से जाना गया है? तो केदारखंड और मानसखंड के नाम से जाना गया है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को। तो मानसखंड और केदारखंड, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये सब किस में है? स्कंद पुराण के अंतर्गत। इसके अलावा हरिद्वार, हरिद्वार को क्या नाम कहते हैं? माया क्षेत्र। ठीक है, हरिद्वार का नाम क्या रखा गया है? माया क्षेत्र। से पर्वत, श्वेत पर्वत यानी कि हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो ये दोस्तों हरिद्वार से लेके श्वेत पर्वत जो हिमालय का क्षेत्र है, हरिद्वार माया क्षेत्र से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को जो है स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड, यानी कि इसको गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास हमारी चल रही है ये आपके लिए जो है उत्तराखंड के अंतर्गत जो पटवारी, लेखपाल, इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस प्री, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो है वीडियो, वीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस, इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो हरिद्वार क्षेत्र से माया क्षेत्र से लेके हिमालय क्षेत्र तक के श्वेत हिमालय क्षेत्र तक के भाग को स्कंद पुराण में केदारखंड के नाम से जाना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड, यानी कि वो कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो ये तो स्कंद पुराण की बात है दोस्तों। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत जहाँ से है वहाँ से कालागिरी जो पर्वत है, कालागिरी तक का क्षेत्र जो है उसको मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों, बद्रिका खंड अंश है किस प्रकार का, किसका अंश है? ये स्कंद पुराण का अंश है। किसका? बद्रिका खंड किसका है? ये स्कंद पुराण का है। तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ बद्रीनाथ के बारे में भी उसमें चर्चा हुई है। इसके अलावा पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के जो संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो पुराणों के आधार पर तो दोस्तों, क्योंकि बहुत क्षेत्र ज़्यादा था भारत का, तो उस आधार पर जो है इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, या ब्रह्मपुर या खस देश। ठीक है, तो मानसखंड और केदारखंड दोनों को मिला के जो है संयुक्त रूप से खस देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पुराणों में इसको किस नाम से जाना जाता था? खस देश। ठीक है, ब्रह्मपुर एवं खस देश के नाम से जाना जाता है। मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है किसको? अल्मोड़ा को। ठीक है, जो मानस खंड है
मानस खंड में जो है राम क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? ये अल्मोड़ा को जाना जाता है राम क्षेत्र के नाम से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या जाना जाता था? ठीक है, अब महाभारत काल में जब गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये जाना जाता था उत्तर कुरु नाम से। किस नाम से? उत्तर कुरु। ठीक है, तो महाभारत काल जब चला था तो उस समय गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था उत्तर कुरु के नाम से। ठीक है। अगला है वैदिक और बौद्ध साहित्य। जो वैदिक और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो वैदिक और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो है हिमवंत। किस नाम से? हिमवंत के नाम से जाना जाता है। अगला है पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो पुराणोत्तर काल में जब गढ़वाल क्षेत्र को जो जाना जाता था दोस्तों, एक तो केदार मंडल, ठीक है, उसके अलावा बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, खस मंडल आदि नामों से जाना जाता था। तो पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था एक तो केदार मंडल के नाम से, बद्रिका क्षेत्र, उसके अलावा तपोभूमि और खस मंडल आदि नामों से पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था। इसके अलावा बात करें दोस्तों, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान वो धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? तो अगर हम मनुष्यों के आदि पूर्वज जो हैं, मनु का निवास स्थान जो है या धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी? ये थी अलकापुरी में। कहाँ थी दोस्तों? अलकापुरी में मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था और धनाधिपति कुबेर की राजधानी भी थी अलकापुरी। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से लेके बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसको कहा गया अलकापुरी। किस नाम से जाना जाता है? अलकापुरी के नाम से जाना जाता है प्राचीन ग्रंथों में। ओके। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी भाई? तो भगवान राम ने जो तपस्या की थी अपने अंतिम समय में वो की थी देवप्रयाग में। कहाँ की थी? देवप्रयाग में जो है उन्होंने तपस्या की थी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की थी दोस्तों? देवप्रयाग में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और यहाँ पर परीक्षा वाणी की बुक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलती हैं हमको। ठीक है, बस विशेष अध्ययन की ज़रूरत है। अगला है वाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो वाणासुर की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी ज्योतिषपुर। कहाँ? ज्योतिषपुर। तो वाणासुर की राजधानी कहाँ हुई? ज्योतिषपुर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। वाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी ज्योतिषपुर। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो लक्ष्मण जी ने जब अपने अंतिम समय में तपस्या की थी दोस्तों, तो वो की थी तपोभूमि, यानी कि टिहरी गढ़वाल में तपोभूमि जो जगह है वहाँ पर दोस्तों भगवान लक्ष्मण ने अपनी जो है अंतिम तपस्या की थी। ठीक है। अगला है दोस्तों, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? ये कहा गया दोस्तों भृंग तुंग। किस नाम से? भृंग तुंग। तो भृंग तुंग के नाम से प्राचीन ग्रंथों में किसे जाना गया है? वो जाना गया है केदारनाथ को। केदारनाथ को भृंग तुंग के नाम से जाना जाता है। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत के कौन सा पर्व ऐसा है जिसमें लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वह है वन पर्व में। कौन किसमें? वन पर्व के अंतर्गत दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो जो पुलिंद राजा सुबाहु थे उनकी राजधानी कहाँ थी महाभारत के वन पर्व के अनुसार? ये थी दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ थी? श्रीनगर में दोस्तों महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो अगर हम बात करें प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के जो दो विद्यापीठ थे दोस्तों, वो थे एक बद्रिकाश्रम और एक था कण्वाश्रम। तो ये दोनों विद्यापीठ ऐसे थे जहाँ पर प्राचीन काल में जो है दीक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, तो ये गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत दो विद्यापीठ हैं, एक तो बद्रिकाश्रम के नाम से और एक कण्वाश्रम के नाम से।
अगला है दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो जो बद्रिकाश्रम है दोस्तों, ना सॉरी कण्वाश्रम है दोस्तों पौड़ी में। ठीक है, कण्वाश्रम कहाँ है? पौड़ी में है। और ये पौड़ी के जो कण्वाश्रम है दोस्तों, यहीं पर जो है दुष्यंत और शकुंतला के जो है प्रेम प्रसंग की कहानी जुड़ी हुई है। तो कण्वाश्रम से जुड़ी है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की कहानी। ठीक है, और ये पौड़ी गढ़वाल में है कण्वाश्रम। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था, उस सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये सम्राट जो भरत का जन्म हुआ था, ये कण्वाश्रम में ही हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, इनके इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, अगर बेसिकली हम जाने तो इतिहास में कहीं न कहीं ये चीज़ें का ज़िक्र है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? तो हमें पता है कि भारत जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो है भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये कहाँ हुआ? ये पौड़ी गढ़वाल के कण्वाश्रम के अंतर्गत। ठीक है, कण्वाश्रम में उनका जो है जन्म हुआ था भरत का। ठीक है। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो कालिदास जो थे, उन्होंने भी अपने महाकाव्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उनकी रचना, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की थी उन्होंने, वो भी कण्वाश्रम में की थी। ठीक है, तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ है? ये कण्वाश्रम है। ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कण्वाश्रम जो स्थित है दोस्तों, वह है मालिनी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है कण्वाश्रम। ओके। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ था प्राचीन काल में, वो गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की, जिन्हें आर्य भी कहा जाता है, इनकी प्रधानता थी इसमें। और इनके समय में सबसे अधिक हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार। ओके। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार जाना जाता है? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार के नाम से किससे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोटद्वार को। कोटद्वार जो है गढ़वाल क्षेत्र का जो है प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, कोटद्वार। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नगर है जिसको जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है गढ़वाल का? कोटद्वार। ओके, ये है। नेक्स्ट है दोस्तों, पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। अब पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसको मानस खंड के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता था दोस्तों? मानस खंड के नाम से। जब कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था मानस खंड के नाम से पौराणिक काल में। ये तो हमने पहले भी चर्चा कर दी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। अब कुमाऊं क्षेत्र के लिए जो प्रयुक्त नाम है पौराणिक काल के बाद, वह है कुर्मांचल। ठीक है, तो पहले तो इसको कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मानसखंड के नाम से जाना जाता था। और केदारखंड और मानसखंड दो थे। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड। लेकिन अब पौराणिक काल जब हुआ, उसके बाद का जो समय है, उसके बाद के समय में कुमाऊं क्षेत्र के क्या प्रयुक्त नाम है? कुर्मांचल नाम है, कुर्म प्रस्थ है, कुर्म पृष्ठ है, कुर्म गिरि है, कुर्म कुमाऊँगढ़ है, कुमाऊँगढ़, कुमाऊँगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये नाम हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों, इनके जो पहले 2 शब्द हैं, ये अक्सर जो है मिलते-जुलते हैं। तो कहीं न कहीं कुमाऊँ की ओर ये संकेत करते हैं। तो ये पौराणिक काल के बाद के कुमाऊँ क्षेत्र के नाम हैं। ठीक है? इसके अलावा कुमाऊँ क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो कुमाऊँ क्षेत्र को सर्वाधिक जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो किया गया है स्कंद पुराण में। किसमें किया गया है? स्कंद पुराण में कुमाऊँ क्षेत्र का सर्वाधिक जो है उल्लेख किया गया है, स्कंद पुराण के अंतर्गत। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र को किरात, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो इस क्षेत्र को, जो हमारा कुमाऊँ क्षेत्र है, इसको किस क्षेत्र में इस किरात के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत में इनको जाना जाता है। एक तो किरात नाम से जाना गया है, किन्नर, इसके अलावा यक्ष, तंगव, कुलिंद, खश आदि जातियों के नाम के निवास यहाँ पर उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों? तो ये हैं। तो महाभारत के अंतर्गत यहाँ जो है इनके निवास का उल्लेख किया गया है। ठीक है? यहाँ पर किरात हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, तंगव हैं, कुलिंद हैं, खस हैं आदि जातियों के निवास का उल्लेख किसमें है? महाभारत में। ठीक है? और ये किस क्षेत्र में है? कुमाऊँ क्षेत्र के अंतर्गत।
किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात हो गए, यक्ष हो गए, किन्नर हो गए, गंधर्व हो गए, विद्याधर हो गए, नाग हो गए आदि जातियों के निवास का उल्लेख किसमें है, किस पुराण में है कुमाऊं क्षेत्र के इन लोगों के रहने का? वह है ब्रह्म और वायु पुराण में। तो ब्रह्म और वायु पुराण के अंतर्गत दोस्तों कुमाऊं के क्षेत्र के में किरात और किन्नर, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा के जाखन देवी जो मंदिर है से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है दोस्तों, इसमें किसके निवास की पुष्टि होती है? तो इसमें यक्षों के रहने की होती है। कि इससे ऐसा पता चलता है कि जाखन देवी मंदिर से जो पता चलता है कि यहाँ जो है अल्मोड़ा में यक्ष लोग भी रहते थे। ठीक है, यक्ष थे। ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है। अब कुमाऊं क्षेत्र के जो नाग मंदिर हैं, इनसे किस चीज़ की पुष्टि होती है? कि यहाँ नागों का भी निवास रहा। ठीक है ना? तो ये भी एक पहचान है कुमाऊं क्षेत्र की। ठीक है? तो नाग, यक्ष और किन्नर, किरात, यक्ष, गंधर्व, ठीक है, विद्याधर, तो सभी क्षेत्रों में अलग-अलग जो है कुमाऊँ क्षेत्र के अंतर्गत भी इस प्रकार के जो जातियाँ हैं, इनके रहने का यहाँ पर उल्लेख है और इनकी पुष्टि भी होती है। कहीं न कहीं इनके जैसे जाखन देवी मंदिर से यक्षों के रहने की पुष्टि होती है। कुमाऊँ क्षेत्र में अनेक नाग मंदिर जी हैं, इनसे नाग मंदिर हैं तो उनसे पता चलता है कि यहाँ ये नागियों के निवास की पुष्टि होती है। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर विनाग विनाग या वेरीनाग में अवस्थित है। ठीक है? तो वेरीनाग जो है दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है और यहाँ सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत। ठीक है? कुमाऊँ क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ था? किनके द्वारा हुआ था? ये खसों के समय में हुआ था दोस्तों। किनके समय में? खसों के समय में हुआ था कुमाऊँ क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसको आज की क्लास इतनी रखेंगे। अगली क्लास में हम इसके ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।